नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में कई विधानसभा क्षेत्रों की प्रगति पर ली मीटिंग, विकास कार्यों की स्थिति जानी। प्रधानमंत्री मोदी का कल उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। आईजी राजीव स्वरूप ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, डिप्टी स्तर के अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। संसद का 16 अप्रैल से 3 दिवसीय संसद सत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा पेश। महिलाओं में भारी उत्साह, 33% मिलेगा आरक्षण। लक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11.52 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज, अभियान रहेगा जारी। और केदारनाथ हेली सेवा बुकिंग 15 अप्रैल से शुरू, शाम 6 बजे से शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। 22 अप्रैल से 15 जून तक पहला स्लॉट। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट, गंगोलीहाट, कपकोट और बागेश्वर से जुड़ी सीएम घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से विभिन्न विकास कार्यों की स्थिति और कार्यों की जानकारी ली है और घोषणाओं को समय के साथ पूरा करने को कहा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर बाबा नीम करौली महाराज पर आधारित फिल्म के प्रोमो और पोस्टर का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फिल्म केवल एक सिनेमाई प्रस्तुति नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और मानवता के उच्च आदर्शों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि बाबा नीम करौली महाराज का दिव्य जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी शिक्षाएं सरलता, करुणा, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश देती हैं, जो कि वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने इस पर बताया कि प्रधानमंत्री के भ्रमण स्थलों पर प्रस्तावित रोड शो के दौरान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई, जबकि प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। करीब 12 किलोमीटर लंबे इस रूट को अलग अलग सेक्टरों में विभाजित किया गया। सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सादी वर्दी में एलआईयू और खुफिया एजेंसियों की टीमों को भी सक्रिय किया गया, जो कि हर गतिविधि पर नजर रखेंगी। जो 14 तारीख को जो आगामी 14 अप्रैल को वीवीआईपी महोदय का ये देहरादून जनपद में भ्रमण प्रस्तावित है, इसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध कर लिए गए हैं। जहां जहां वीवीआईपी महोदय का कार्यक्रम है,
उन स्थलों पर सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। उनके साथ में डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर्स को ड्यूटी लगाई गई है। उनके साथ में पुलिसकर्मी और अदर रैंक्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। उनमें सादे वस्त्रों में भी अपने खुफिया तंत्र और एलआईयू की टीम्स को लगाया है, ताकि ये जो हमारा वीवीआईपी विजिट है वो सकुशल संपन्न हो सके। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा में खासा उत्साह का माहौल बना हुआ है। खासकर महिला मोर्चा इस कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियों में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस पर बताया कि नारी शक्ति प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर काफी उत्साहित हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में उनका स्वागत करने वाली हैं और विभिन्न स्थानों पर मानव श्रृंखला बनाकर अभिनंदन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करीब 12 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला तैयार की जाएगी, जिसमें महिला और युवा शक्ति की सक्रिय भागीदारी होगी। कमलेश रमन ने केंद्र सरकार की योजनाओं, विशेष तौर पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए ये कहा कि इससे क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, हमारी महिला मोर्चा क्योंकि नारी बंधन बिल हमारा आ रहा है, उसके लिए बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। और कल जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक अलग अलग हमारी जो मातृशक्ति है पूरे प्रदेश की, जो हमारे देहरादून के अंदर अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो हमारा यहाँ का पहनावा है, उन सारी चीजों को लेकर के, चाहे हमारी नथ हो, पिछोड़ा हो, ये सब पहन करके हमारी मातृशक्ति अपनी खुशी का इजहार देश के प्रधानमंत्री जी के सामने करेंगी और उनका अभिनंदन करेंगी, आभार प्रकट करेंगी। 26 स्थानों पर हमारी जो मानव श्रृंखला बन रही है, वहां पर हमारी मातृशक्ति होगी, युवा शक्ति होगी और देश के प्रधानमंत्री जी क्योंकि कार से उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर उनका उद्बोधन होना है, तो जाहिर सी बात है कि 12 किलोमीटर का हमारा ये एक मानव श्रृंखला भी बनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर प्रदेश में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और भाजपा ने इसके लिए व्यापक तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर बताया कि उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ली है और कल के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री का ये 12 किलोमीटर लंबा रोड शो ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर खड़े होकर पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत करने वाले हैं। रोड शो के बाद जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा, जिसमें हजारों लोग शिरकत करेंगे। भट्ट ने कहा कि ये आयोजन न केवल प्रधानमंत्री के प्रति जनता के अटूट विश्वास को दर्शाता है, बल्कि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री के विशेष स्नेह की झलक भी कल के कार्यक्रम में साफ तौर पर दिखाई देगी। पूरी तैयारी के संदर्भ में हमने पार्टी के सभी कार्यकर्ता वार्ता कर चुके हैं। हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़कर कल के कार्यक्रम में रहने वाला है। जो 12 किलोमीटर का उनका रोड शो है, कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करेंगे और जसवंत सिंह जो आर्मी ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हजारों की संख्या में एक जन सैलाब होगा और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो जनता का विश्वास है और प्रधानमंत्री जी का भी जो उत्तराखंड के प्रति जो उनका स्नेह है, उसकी झलक कल के कार्यक्रम में दिखाई देगी। हमने सभी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में आने के लिए आह्वान किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए संसद में 16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस अधिनियम को लेकर के महिलाओं में भारी उत्साह बना हुआ है। इस अधिनियम को लागू होने पर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। इस अधिनियम को लेकर के हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन से खास बातचीत की है। 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद से पास हो गया था। अब इसको कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए एक विशेष सत्र का आयोजन लोकसभा में किया गया है, जो 16, 17 और 18 तारीख को होगा। यह अधिनियम क्या है? इस अधिनियम से महिलाओं
कि क्या अपेक्षा है, महिलाओं को क्या फायदा होने जा रहा है, इसी को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हैं कमलेश रमन जी। कमलेश रमन जी, इस अधिनियम को किस रूप में देखती हैं महिलाएं? बिल्कुल, देखिए बहुत ही उत्साहित है महिलाएं, और उत्तराखंड की महिलाएं नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाएं अपने आप में एक गौरव महसूस कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को पूरा अधिकार दिया है। जो महिलाएं राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हमेशा घर से बाहर रह करके काम करती थी और इस कार्य के बदले उनको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था 2014 में, जब उन्होंने ये कहा था कि देश की मातृशक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, तो आज उस संकल्प को पूरा करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति को 33% नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल ला करके ये दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो, दृढ़ शक्ति हो, तो उसको पूरा किया जा सकता है। और मातृशक्ति को उसका अधिकार देने का जो संकल्प था उसको पूरा किया। 16 और 17 18 3 दिन तक का हमारा विशेष सत्र चलेगा, जिसमें अन्य जो राजनीतिक दल है उनके साथ विचार विमर्श होगा विस्तार से कि इसको हम आने वाले जो चुनाव है उसमें लागू कर सकते हैं, या अग्रिम जो हमारा 29 या 32 का जो चुनाव होना है, विधानसभा 32 में होने हैं हम लोगों के, और 29 में जो है लोकसभा के चुनाव होने हैं, और 27 में भी चुनाव है उत्तराखंड के अंदर। तो क्या होगा, कैसे होगा, अब देश के प्रधानमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की वो मातृशक्ति आज बहुत उत्साहित है, अपने अंदर से जो उनकी एक ऊर्जा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका अधिकार दिया है, तो जाहिर सी बात है महिलाएं स्वावलंबी भी होंगी और देश के विकसित होने में कहीं ना कहीं अपना जो है योगदान देने का काम करेंगी। दूसरी दल के भी जो महिलाएं हैं उनसे अगर आपकी बातचीत होती है तो उन महिलाओं का क्या रुख है? बिल्कुल, देखिए मैं राजनीतिक तौर पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल इस तरह थे, वो कहते थे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उसको कभी उन्होंने पास करने का काम नहीं किया। जो बिल थे वो हमेशा जो है उनकी, क्योंकि दृढ़ इच्छा नहीं थी, संकल्प नहीं था। तो मेरा आज उन सभी राजनीतिक दलों की जो मातृशक्ति है उनसे सिर्फ ये अपील है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये बिल हमारे लिए लाए, क्योंकि ये केवल भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को थोड़ी मिलेगा, ये तो तमाम जितनी राजनीतिक तौर पर हमारी महिलाएं काम कर रही है, समाज के अंदर राजनीति में अपनी जो है भूमिका निभा रही है, उन सबको इसका फायदा मिलेगा। तो ये कमलेश रमन जी थे, इनका साफ कहना था, और महिलाओं में काफी उत्साह है इस अधिनियम को लेकर के, क्योंकि इसके कारण महिलाओं को विधानसभा हो या लोकसभा हो उसमें 33% हिस्सेदारी मिलेगी। उनके हिस्सेदारी मिलने से महिलाओं को उत्थान के लिए भी बहुत बड़ा योगदान होगा। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने इस पर कहा कि ये मांग देश की महिलाएं पिछले कई दशकों से उठाती रहीं, लेकिन अब इसे पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि महिला आरक्षण से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें निर्णय लेने में मजबूत भूमिका मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी देश के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, पहले तो हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी का सारी राष्ट्र की महिलाओं की ओर से, क्योंकि देखिए हम लोगों की मांग पिछले 40-45 सालों से बहनें कह रही थी कि हमको आरक्षण की मांग रखते आई हैं। सभी पार्टियों में भी पहले चर्चा रही, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई इस अधिनियम को लाने की। और अब देखिए अधिनियम आ भी रहा है और 16, 17, 18 में ये पास भी होगा, क्योंकि इतना जन समर्थन, हमारी बहनों का समर्थन उनके साथ है। और उन्होंने यही बातें रखी कि कैसे मैं बहनों की बातों से प्रेरित हुआ, कैसे मैंने बहनों को आगे बढ़ते हुए देखा। उन्होंने अपने पुराने किस्से सुनाए, जिसमें उन्होंने बताया कैसे वो एक पंचायत की महिला से उनको मार्गदर्शन आज भी मिलता है। तो उन्होंने कहा पॉलिसी मेकिंग एक ऐसा विषय है जिसमें बहनों की भागीदारी बहुत जरूरी है। ब्लॉक प्रमुख कंचन रावत के नेतृत्व में सल्ट मैराथन 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी रिंकू बिष्ट और ब्लॉक प्रमुख कंचन रावत ने हरी झंडी दिखाकर किया है। मैराथन में 18 वर्ष से अधिक आयु के करीब 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 70 पुरुष और 30 महिलाएं शामिल रहीं। ये दौड़ सल्ट पब्लिक स्कूल से पोखरी तक और वापस कुल 6 किलोमीटर की दूरी में आयोजित की गई। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में नीरज ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि दिनेश चंद्र दूसरे और सुंदर सिंह बोरा तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं महिला वर्ग में कविता तड़ियाल ने पहला स्थान प्राप्त किया, राधा दूसरे और मीरा
तीसरे स्थान पर रही हैं। आज हमने सल्ट 2026 मैराथन का आयोजन अपने क्षेत्रवासियों को सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम किसी भी सफलता को आसानी से पा सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ ये मैराथन हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो हमने 18+ से ऊपर महिलाओं और पुरुषों की 2 वर्ग में ये रेस जो मैराथन है कंडक्ट करने हम जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये हमारी सल्ट पब्लिक स्कूल से पोखरी बैंड और वापसी सल्ट पब्लिक स्कूल 6 किलोमीटर का ये टोटल रन होने वाला है। भवानीगंज क्षेत्र में एक दुकानदार से मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। मोनूपाल ने यह बताया कि उसकी बेकरी की दुकान है और उसने कुछ दिन पहले एक युवक को पेटीज बेचने के लिए सामान दिया था, लेकिन पैसे नहीं मिले। उधार मांगने पर युवक गाली गलौज करता था। रविवार रात कुछ लोग दुकान में घुसे और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की है। किसी तरह वो बचकर पुलिस तक पहुंचा। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। और भवानीगंज में मेरी दुकान है पाल बेकरी। कुछ लोग मेरे पास पेटीज के लिए आए थे, जो कि मेरा ठेला ले गए थे यहाँ से पेटीज का काम करने के लिए। गिरजा में उन्होंने ठेला लगाया था। माल ले जाने के बाद एक बार तो उन्होंने पेमेंट दी, उसके बाद मेरा ठेला वहाँ से गायब कर दिया। और मैं फ़ोन कर रहा था तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे मेरा, और गाली गलौज कर रहे थे अलग फ़ोन पर। सडनली अभी आए, मेरा ठेला देके गए। देने के बाद अंदर घुसे और पैसे पकड़ाने के बाद मुझे मारा पीटा और मेरा ठेला भी पूरा तोड़ दिया। एक का नाम था राकेश और एक उसमें मोनू है जो कि उनके मामा हैं, और एक राहुल है और एक अरुण है। ये 4 व्यक्ति थे जो मुझे आके मार के गए। राज्य में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार को लेकर सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिलाओं की भागीदारी और उनके अधिकारों को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने ये कहा कि लंबे समय से महिलाओं को उनके हक और अवसर पूरे तरीके से नहीं मिल पाए, लेकिन अब बदलाव का समय आ चुका है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि महिलाओं को सिर्फ योजनाओं का लाभ देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। कांग्रेस ने देखा शुरुआत करके महिलाओं के सशक्तिकरण की राजनीति उसके 2010 में मनमोहन जी की सरकार में सोनिया जी को बिल को मंडल में लेके आई, और उस वक्त लोकसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, इसलिए बिल नहीं पास हो पाया। लेकिन अगर ये बिल पास होता है तो मुझे लगता है कि पूरे देश की महिलाओं को राजनीतिक तौर पर इसका फायदा मिलेगा। जब महिलाओं की भागीदारी राजनीति करेगी तो कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छी चीज होगी। उत्तराखंड में विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। युवाओं के पलायन, बढ़ती आपराधिक घटनाओं और विभागों में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे चर्चा बने हुए हैं। इसी क्रम में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने सरकार से सवाल किया है और कहा कि जब राज्य और केंद्र दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है तो युवाओं का पलायन क्यों जारी है। उन्होंने देहरादून में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों पर भी जवाब मांगा। साथ ही उन्होंने पहाड़ों की कटान और स्थानीय लोगों के रोजगार से जुड़े मुद्दों को गंभीर बताया और इस पर ध्यान देने की जरूरत बताई है। बुढ़ौती में रील बनाने का शौक चढ़ गया है, तो क्या इनके अलग अलग लोकेशन पे जाकर के रील बनाते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी का रील बनाने के लिए ना वो दीवार को आज पेंट किया जा रहा है, उस पर कलाकारी की जा रही है ताकि प्रधानमंत्री जी का रील बढ़िया बने। लेकिन प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि आप लगातार प्रधानमंत्री हैं, लगातार यहाँ पे सारे सांसद जिता करके यहाँ के लोगों ने दिया है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो यहाँ के युवाओं का पलायन क्यों हो रहा है। देहरादून में गुंडागर्दी क्यों बढ़ी है, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार क्यों है, क्यों यहाँ के पहाड़ काटे जा रहे हैं और यहाँ के लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। लोहाघाट के बाराकोट टैक्सी स्टैंड में वाहन चालक और यात्री बारिश
से हो रहे जलभराव और कीचड़ की समस्या से लंबे समय से परेशान है। टैक्सी स्टैंड का निर्माण न होने के चलते टैक्सी चालकों को अपने वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े करने पड़ रहे, जिस कारण इस जगह में अक्सर जाम की समस्या पैदा होती रहती है। टैक्सी संचालक उमेश कालाकोटी और अन्य वाहन चालकों ने इस पर बताया कि टैक्सी स्टैंड न होने के चलते बाराकोट और बर्दाखान क्षेत्र के वाहन लोहाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े करने पड़ रहे और बरसात होते ही स्टैंड में जलभराव और कीचड़ हो जाता है, जिस कारण उन्हें और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। यहाँ पे हमें ये दिक्कत हो रही है कि जो ये ऊपर से सीमेंट रोड से जब बारिश हल्की भी बारिश होगी तो ये यहाँ पे तालाब बन जाता है। तालाब बनने से क्या होता है कि हमारी गाड़ी जब लगाएंगे तो वो सवारी जितनी भी है पानी सारा चप्पलों के माध्यम से ऊपर जाता है और जितनी बार यहाँ पे इसके चक्कर में जो पानी इकट्ठा होता है गाड़ियाँ बाइक वाले रपट गए हैं। मैं चाहता हूँ कि पिछली बार जो हम लोगों ने ये मांग उठाई थी यहाँ पे इंटरलॉक टाइल लगाने की बात कही थी जी साहब ने, लेकिन वो अभी तक शायद संज्ञान में लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। वो अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो ये नाली है ये नाली को डाइवर्ट किया जाए इस कवर में। लक्सर पुलिस ने नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई की और 11.52 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नितेश और समीर पाल के रूप में हुई है, जो थाना डोईवाला क्षेत्र के रेशम माजरी गांव के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायालय में पेश करके जेल भेजा गया। पुलिस का इस पर कहना है कि क्षेत्र में नशे के कारोबार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान लगातार जारी रहेगा। रुड़की के विनय विशाल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड अस्पताल में देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया था। दरअसल सूचना मिलते ही इधर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घटना के बाद अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर विनय गुप्ता और डॉक्टर विशाल घई ने फायर ब्रिगेड कार्यालय पहुंचकर टीम का आभार जताया और उन्हें सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की तत्परता और सहयोग से बड़ा हादसा टल गया है। सम्मान करना, सम्मान के लिए जो है 2 शब्द बोलना, केवल 2 शब्द ही बोल देना उतना ही काफ़ी होता है। हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन होता है। डॉक्टर साहब से मैं पहले भी मिला था और दुर्भाग्य से रात में सर्किट हुआ हॉस्पिटल के अंदर और हमें सूचना मिली, हम लोग तुरंत पहुंचे। चूँकि हॉस्पिटल का मामला था और बहुत ही रुड़की का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, तो आप लोग जानते हैं पेशेंट होता है, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि आग के साथ साथ हम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट करें। वो हमने किया। हालांकि ईश्वर की कृपा रही कि कोई किसी को जान की क्षति नहीं हुई। मैं तो आभारी हूँ पूरी टीम का, अग्निशमन टीम का, जिन्होंने इतने अच्छे से, इतनी तत्परता से हमारी डिस्ट्रेस कॉल को लिया और कुछ ही मिनटों में आग पे काबू पा लिया गया, जिससे ये प्रभु की कृपा रही, इन लोगों की बहुत ज़्यादा सहयोग रहा कि कुछ ही मिनटों में सब कंट्रोल में आ गया। कोई जान माल का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। मरीज भी सारे सुरक्षित हैं, उनकी सेवाएं भी यथावत चल रही हैं। सर नीचे बेसमेंट से शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ पे हमारा ईटीपी प्लांट है, तो ईटीपी प्लांट की जो मोटर्स हैं जैसा आप जानते हैं वो 24/7 चलती रहती है, तो उसमें कहीं से फायर थोड़ा सा वार्म अप हुई, हीटअप हुई और उससे जो है ये आग फैली। रात हमारे अस्पताल में एक शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिससे अस्पताल के एक हिस्से में थोड़ी सी आग लग गई थी और उसी समय जैसे फायर ब्रिगेड की टीम को इन्फॉर्म किया गया, ये लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग को एकदम से कंट्रोल कर लिया गया, जिससे हम बहुत भारी क्षति से बच सके। अगर ये लोग ना पहुंचते तो आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी क्षति हो सकती थी। जान माल का कोई नुकसान? जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसी के लिए हम इनको सम्मानित करने के लिए हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं पूरी टीम का, अग्निशामक की। इन्होंने समय पर पहुंच के अपनी सेवाएं दी। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग अब 15 अप्रैल की शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगी। पहली प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले चरण में 22 अप्रैल से 15 जून तक की यात्रा के लिए टिकट बुक किए जा सकेंगे। इस बार कुल टिकटों में से 90% बुकिंग ऑनलाइन होगी, जबकि केवल 10% टिकट
ऑफलाइन माध्यम से उपलब्ध हो पाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।